लेकिन अब देश के अंदर की बात करते हैं। अभी तक कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सड़क पर आम लोगों से अजीबोगरीब सवाल पूछकर उन्हें रोस्ट करते थे या फिर मजाक उड़ाते थे और खूब उनके व्यूज भी आते थे। या फिर वो किसी रेस्टोरेंट में किसी ठेले पर जाकर वहां के फूड आइटम की तारीफ वाले वीडियोस डाला करते थे। लेकिन ऐसा करने से उन्हें कोई रोकता भी नहीं था, क्योंकि लोगों को इससे कोई खास परेशानी नहीं थी। लेकिन अब ये लोग इतने आगे निकल चुके हैं कि वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने लगे हैं। ज्योति मल्होत्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सामान्य यूट्यूब वीडियोस बनाते बनाते वो पाकिस्तान के इशारे पर चुनिंदा संवेदनशील जगहों के वीडियो बनाने लगी, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और अब वो सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। 22 अप्रैल को पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया और उस दौरान जिसने भी पाकिस्तान परस्ती की बात की उस पर सुरक्षा एजेंसियों की टेढ़ी नजर पड़ी। यहीं से पूरा मामला बड़ा हुआ। इसी दौरान पता चला कि देश के बाहर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी कुछ दुश्मन हैं जो खुफिया जानकारी देकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। हम आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें और नाम दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसीज के रडार पर हैं और इन लोगों पर शक है कि उन्होंने अलग अलग तरीकों से पाकिस्तान की मदद की। ये सभी चेहरे, ये लोग पाकिस्तान के जासूसी खिलौने थे जिसका इस्तेमाल वो बहुत तरीके से कर रहा था। आरोप है कि इन लोगों ने अपने हैंडलर्स के जरिए पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं पहुंचाई। ये जानकारियां भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बन गई। इस मामले में ज्योति मल्होत्रा सबसे अहम किरदार बताया गया है। ज्योति का संबंध पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश, ये जिसकी आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, दानिश से। दानिश वो आदमी है जिसने पूरे भारत में जासूसी का अपना एक नेटवर्क तैयार किया था। इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ 7-8 मई के बाद हुआ, जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की। इस एयर स्ट्राइक के बाद देश की खुफिया एजेंसियां एक्टिव थीं और पाकिस्तान से होने वाली हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। इस दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला कि पंजाब के मलेरकोटला की ये गजाला खातून पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। पूछताछ में गजाला ने बताया कि वीजा के लिए वो पाकिस्तान दूतावास गई थी, जहां उसकी मुलाकात दानिश नाम के व्यक्ति से हुई और दानिश ने गजाला के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई। मदद के नाम पर अलग अलग तरीके से पैसे भेजने लगा। इन पैसों के बदले दानिश गजाला से कुछ जानकारियां भी पूछ लिया करता था। देखिए कैसे ये अपने स्पाइस बनाता था। गजाला ने यह भी बताया कि दानिश का एक और जासूसी खिलौना यामीन मोहम्मद भी मलेरकोटला में रहता है। वो भी पैसों के बदले खुफिया जानकारियां देता है। खुफिया एजेंसियों को एक बात पता चल गई कि पाकिस्तान हाई कमीशन का अधिकारी दानिश भारत में अपना एक पूरा जासूसी नेटवर्क चला रहा है। उसके नेटवर्क में मलेरकोटला से गजाला और यामीन मोहम्मद ये दोनों थे। अब खुफिया एजेंसियों को तलाश थी दानिश के नेटवर्क में शामिल अन्य जासूसों की। खुफिया एजेंसियों ने दानिश को ट्रैक करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि उन्हें यूट्यूबर ये जो है ज्योति मल्होत्रा, उससे भी दानिश के संबंध थे। यहीं से ज्योति मल्होत्रा खुफिया एजेंसियों की नजर में आ गई। 10 मई को सीज फायर के बाद दानिश को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया और फिर 15 मई को हरियाणा पुलिस ने हिसार से इस ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन से भारत की संवेदनशील जानकारियां दानिश को भेजी गई थीं। खुफिया एजेंसियों ने एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां की। आज आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जासूसी खिलौने देश के लिए एक ऐसा खतरा है जो हमारे आपके बीच भी मौजूद हो सकते हैं, शायद आपको खबर तक ना हो। पाकिस्तान के लिए जासूस करने वाले ये लोग सामान्य जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं। बाहर से आपको कुछ शक ही नहीं होगा। जैसे ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है, वो ट्रैवल वीडियोस बनाती है। हिसार की ज्योति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दानिश को संवेदनशील जानकारियां शेयर कर रही थी। अगर वो कहीं पर जाकर वीडियो बनाएगी भी तो उसे कौन रोकेगा? वो बोलेगी मैं तो ट्रैवलॉग बनाती हूँ, मैं तो यहाँ के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि और भी लोग यहाँ घूमने आए। पंजाब के मलेरकोटला की गजाला खातून पैसे लेकर भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी दानिश को दे रही थी। यही काम यामीन मोहम्मद कर रहा था। अमृतसर का देखिए, ये फलकशीर मसीह और सूरज मसीह, ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सैन्य ठिकानों की जानकारी दे रहा था। पंजाब का सुखप्रीत सिंह, करणबीर सिंह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी आईएसआई को भेज रहा था। उस दौरान आपको याद होगा बहुत सारी इधर उधर मूवमेंट्स हो रही थी आईएसआई की, जिसको लेकर भारतीय सेना की, जिसको लेकर कई लोगों के फोन कॉल्स भी आ रहे थे सरहदी इलाकों में जानकारी हासिल करने के लिए। पानीपत का 24 साल का देखिए नौमान इलाही, 24 साल इसकी उम्र है, पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड है, आईएसआई को संवेदनशील जानकारियां दे रहा था। कैथल का 25 साल का युवक है देवेंद्र सिंह, स्टूडेंट है, वो आईएसआई को पटियाला कैंप में होने वाली गतिविधियों की तस्वीरें भेज रहा था। नूह का 26 साल उसकी उम्र है, अरमान सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई को भारतीय सेना के गतिविधियों की जानकारी भेज रहा था। नूह के रहने वाले शहजाद तो पेशेवर अपराधी है, वो सीमा पार से होने वाली तस्करी में शामिल रहा है, वो पाकिस्तान को भारत से जुड़े संवेदनशील जानकारी दे रहा था। अब आइए यूपी के रामपुर का शहजाद, वो ये पाकिस्तान से तस्करी करता है, आईएसआई को भारत के बारे में खुफिया जानकारी दे रहा था। अब आप सोचिए कि दो पेशेवर तस्करों के अलावा बाकी जितने भी लोग इस जासूसी में शामिल हैं, 24 से 34 साल, 24 to 34 इयर्स युवा थे, और ये सामान्य लोग थे जो शायद हमारे आपके बीच में रहते हैं। जिन शहरों से ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं वहां के लोग शायद इन लोगों से वाकिफ हों, और सच ये है कि किसी को ये पता नहीं चला होगा कि ये लोग देश के दुश्मनों से मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे थे। खुफिया एजेंसियां अब इन सभी लोगों से सख्त पूछताछ कर रही हैं, और अभी तक की पूछताछ में आईएसआई की एक बड़ी साजिश का पता चला है। आईएसआई भारत में जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क बना रहा था, जिसमें ज्यादातर सामान्य लोग शामिल किए जा रहे थे। अब देखिए, आईएसआई ने जासूसी के लिए ऐसे लोगों को चुना जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, या फिर ऐसे नौकरी पेशा लोग थे जिनका समाज में गहरा प्रभाव। इन जासूसों को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के अलावा पाकिस्तान की झूठी तस्वीर पेश करने का काम दिया गया था। यूट्यूबर्स को फंसाने के मामले में आईएसआई का पहला और सबसे अहम टारगेट ज्योति मल्होत्रा थी। देखिए, या तो वो यूट्यूबर्स थे या फिर ट्रैवलॉग्स बनाते थे, सिंगल औरतें थी। अगर आप देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, जासूसी के लिए खास लोगों को वो चुनता था। ये मोडस ऑपरेंडाई है पूरा इस शख्स का, जिसका नाम दानिश था। वीजा ऑफिस में काम करता था, और चूंकि वीजा के लिए वहां पर लोग जाते हैं तो सीधा उनको कांटेक्ट, जो भी वल्नरेबल लगता था, यानी लगता था कि इसको पैसे की कमी है या सिंगल महिला है या विधवा है, तो उसको अपने चंगुल में ये लेता था। पाक की झूठी तस्वीर पेश करने के लिए, एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए वो उनको प्रेरित करता था। बदले में धीरे धीरे दोस्ती, पैसे की, अच्छा जरूरत है मैं भेजता हूँ, तरह तरह के तरीके अपनाता था। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल ब्लॉग बनाती थी, दानिश के संपर्क में थी। ज्योति के जरिए भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी। इसीलिए भारतीय एजेंसियों को लगता है कि ज्योति मल्होत्रा आईएसआई के बड़े जासूस नेटवर्क का एक हिस्सा हो सकती है। ज्योति केवल पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के ही संपर्क में नहीं थी, बल्कि उसके संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी अली हसन से भी थी। खुफिया एजेंसियों को ज्योति मल्होत्रा अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट मिला है। आईएसआई अधिकारी अली हसन और ज्योति के बीच जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, वो कोडवर्ड्स का हिस्सा लग रहा है। इस चैट में होने वाली बातचीत का एक अंश हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये चैट उस वक्त की है जब ज्योति अटारी बॉर्डर गई थी। अली हसन ने ज्योति को मैसेज किया कि अब जब आप अटारी गई तो वहां प्रोटोकॉल किसको मिला था। ज्योति मल्होत्रा ने जवाब दिया कि किसको मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। अली हसन जानना चाहता था कि ज्योति को अटारी बॉर्डर पर कोई अंडरकवर एजेंट तो नहीं मिला जिसे किसी खास प्रोटोकॉल की मदद से एंट्री दिलाई गई हो। इसके बाद अली हसन ने लिखा, मेरा मतलब है कि कोई अंडरकवर पर्स हो, जैसे यार पता चल जाता है कि प्रोटोकॉल देकर कोई ऐसा पर्सन हो, अंडरकवर पर्सन हो, जिसको देखकर पता चल जाता है कि भाई इसको तो प्रोटोकॉल मिल रहा है, कोई स्पेशल आदमी होगा। ज्योति ने जवाब दिया, इतने पागल नहीं थे वो। इस छोटी सी बातचीत में आईएसआई का अधिकारी ज्योति से भारतीय खुफिया एजेंट्स के खिलाफ जानकारी मांग रहा था। ज्योति ने अपने जवाब में उसे जो कहा उसे एक कोडवर्ड की तरह देखा गया, जिसका मतलब शायद कुछ और हो सकता है। इन सबूतों की वजह से खुफिया एजेंसियां जासूसी के केस में ज्योति मल्होत्रा को एक महत्वपूर्ण कड़ी मान रही है, और धीरे धीरे ज्योति का सच भी सामने आ रहा है।
अब देखिए, ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को लेकर झूठ बोला था। ज्योति ने अधिकारियों से कहा था कि दानिश के साथ उसके कोई संबंध नहीं है, जबकि मोबाइल फोन, लैपटॉप, कई चैट्स हैं जिनको डिलीट किया गया है। शक है कि ज्योति और दानिश के बीच महत्वपूर्ण बातचीत को मिटाने की कोशिश की गई। इसे पाकिस्तान से ज्योति को मिले निर्देश भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ज्योति ने दावा किया कि वो पाकिस्तान में सांस्कृतिक गतिविधियों, धार्मिक पर्यटन के लिए गई थी, लेकिन आरोप है कि इसके बहाने वो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा तक पहुंच गई थी। ये ऐसी जगह थी जहां आम आदमी नहीं जा सकता है। ज्योति मल्होत्रा ने अपने YouTube चैनल पर साल 2022 में पहली बार पाकिस्तान दौरे का एक वीडियो शेयर किया, जिस पर मिलियंस में व्यूज आए, लेकिन उसके बाद किसी और शहर का या किसी और देश का बनाया गया उसका ट्रैवल ब्लॉग नहीं चल पाया। ज्योति ने भारत पाकिस्तान सीमाओं से जुड़ी वीडियोस भी बनाए, ये वीडियोस भी नहीं चले, इसलिए वो पाकिस्तान जाने की कोशिशों में लगी हुई थी। वीजा पाने की कोशिश के दौरान ही उसका संपर्क दानिश से हुआ, जो पहले से ISI के लिए जासूसी नेटवर्क तैयार कर रहा था। वर्ष 2024 में दानिश ने ज्योति को अपने जाल में फंसाकर हाई कमीशन की एक बड़ी इफ्तार पार्टी में बुलाया। ये वही इफ्तार पार्टी है। यहां कई लोगों से उसकी मुलाकात करवाई। इसके बाद अगले 15 दिन के अंदर ज्योति को पाकिस्तान जाने का फिर से मौका मिला। उसका वीजा क्लियर हो गया और वो एक तीर्थ यात्री के तौर पर पाकिस्तान गई। पाकिस्तान पहुंचने के बाद ज्योति ने कई पाकिस्तानी शहरों, वहां पर जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत वाले खूब वीडियोस बनाए। इसमें उसने पाकिस्तान की अच्छी छवि पेश करने की खूब कोशिश की। मेरी कोई बात नहीं हुई, यहाँ आए, कपड़े चक्के ले गए, 15 मिनट रुके होंगे, कपड़े उसने अपने जो काटने थे काटे और चले गए। तो आगे आप क्या सोचते हैं, आगे आप क्या मांग करते हैं, क्या आगे मैंने क्या मांग करनी है जी, जो होगा होगा ही। हम अभी ज्योति के घर पे मौजूद है। ज्योति को उसके पिता ने ही परवरिश की है। पिता और उनके जो भाई है उनके बीच पड़ी बली है। देख सकते हैं कि ज्योति घूमने की जो शौक रखती है वो उसके जो फ्रिज मैग्नेट्स है उसमें आपको दिख जाएगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी जो ये रूम है यहाँ पे वो रहती थी। और उसके जो ये YouTube चैनल है जो ट्रैवल विद जो, उसमें जो उसको सिल्वर बटन मिला था वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमें पता चला है कि ज़्यादातर ज्योति यहाँ पे नहीं रहती थी, वो दिल्ली में ही रहती थी। और उनको शनिवार के दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसियों को शक है कि ज्योति ISI की मदद से ही पाकिस्तान जाती थी और यहाँ पर उसके लिए 5 स्टार इंतजाम करवाए जाते थे। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में VIP ट्रीटमेंट दिया गया था। उसकी सुरक्षा में खास तौर से सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। आमतौर पर किसी पर्यटक के लिए क्या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया जाता है। ज्योति ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर से बातचीत करने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट इनका इस्तेमाल किया था। और ये सभी प्लेटफॉर्म्स एन्क्रिप्टेड मैसेज की सुविधा देते हैं, यानी किसी और को पता नहीं चले। वो खुद अगर डिलीट हो गए तो आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, वापस नहीं निकाल सकते। ज्योति मल्होत्रा की कमाई और उसके खर्च में दिखने वाला अंतर है, वो भी शक पैदा करता है। दरअसल कमाई के मुकाबले उसका खर्च कहीं ज्यादा है। अगर उसकी पारिवारिक स्थिति भी आप देखें तो थोड़े तंग हालात दिखते हैं। आपने पिता को देखा, आपने उनके घर को देखा। विदेशी दौरों पर उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर यह संदेह होता है कि उसके घूमने फिरने का खर्च कहां से आ रहा था। पाकिस्तान की यात्रा के तुरंत बाद ज्योति मल्होत्रा ने चीन का दौरा किया और यहां उसने लग्जरी कार्स में खूब यात्रा की थी और बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी भी खरीदी थी। पाकिस्तान से मिलने वाली इन सुविधाओं के बदले में ज्योति का काम था पाकिस्तान की छवि अच्छी करना, भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पूछने पर बताते रहना। ज्योति की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए खुफिया एजेंसी ने सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। हमारे पास उस लिस्ट में शामिल कुछ सवाल हैं। जैसे पूछा गया कि बार बार पाकिस्तान जाने का मकसद क्या था। एहसान डार यानी दानिश से उसका मुलाकात कब हुई उसकी, और क्या उसे पता था कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन का अधिकारी है। पहलगाम हमले के बाद दानिश के साथ उसकी क्या बातचीत हुई। क्या दानिश या उसके जैसे अधिकारी ने वीज़ा करवाने, टूर को फंड करने, कंटेंट का जो आइडिया है कि पाकिस्तान की वाहवाही करनी है या फिर कोई सामान देने जैसी मदद की थी।
साल 2024 में पाकिस्तान का वीजा क्यों बढ़वाया था? क्या ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था? क्या पाकिस्तान की अच्छी छवि वाले वीडियो बनाने के निर्देश दिए गए थे? पहलगांव आतंकी हमले के बाद उसने पाकिस्तानी आतंकियों के बजाय सुरक्षा एजेंसियों को टारगेट करने वाला वीडियो ही क्यों बनाया? क्या उसे संवेदनशील जगहों या सीमावर्ती क्षेत्रों का वीडियो बनाने के लिए कहा गया था? इसने तो पहलगांव का भी वीडियो बनाया था हमले के पहले, और वहां पर तैनाती सुरक्षा बलों का नहीं होना वीडियो में अगर दिखता है तो क्या वहां पर इस वजह से वो गई थी? इस तरह के सवालों से एजेंसियों के ये वही तस्वीर है पहलगांव की जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये तो एक तस्वीर है, बाकायदा वहां वीडियो भी बनाया था। इस तरह के सवालों से एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा हनी ट्रैप हुई या फिर उसने जानबूझकर पैसे के लिए अगर ये सब कुछ किया है तो ये देशद्रोह का मामला है। भारत एक बहुत ही आधुनिक और प्रजातंत्र है, और जब देश विदेश सब जगह हर किसी को आज़ादी है ट्रैवल करने की, वो एक लीगल वीज़ा डॉक्यूमेंट पे ही ट्रैवल करिए, ऑन अ लीगल पासपोर्ट। तब कोई ऐसी वजह नहीं थी कि कोई समझा जाए, पर कई चीज़ों का पैटर्न समय के साथ निकल के आता है। कोई एक बार ही एक देश जाए तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कर्नाटका में एक केस हुआ कि आप एक महीने में 15 बारी दुबई गए। सो इट इज व्हेन अ पैटर्न इमर्जेस, देन वो बात संदेहजनक होती है, तब पुलिस उस पर नजर डालती है और तब उसके आगे इन्वेस्टिगेशन होता है। आज बहुत से लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद कैसे कर पाएगा। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाने का मतलब जासूस बन जाना तो नहीं होता। आज हम ये बताना चाहते हैं कि नए जमाने की जंग केवल सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती है। जितनी जबरदस्त लड़ाई जमीन पर होती है, उतनी ही भयावह भयानक जंग डिजिटली भी लड़ी जाती है। इसीलिए डिजिटल युग में जासूसी के तरीके भी बदल दिए गए हैं। पुराने जमाने में जासूस दूसरे देशों में जाकर रिस्क लेते थे, महत्वपूर्ण दस्तावेज या तस्वीरें जुटाना, हैंडलर्स से आमने सामने की मुलाकात करना, और इन सब के बीच पकड़े जाने का खतरा होता था। लेकिन डिजिटल युग में ऐसा नहीं है। जासूसी के लिए अब आमने सामने मिलने की जरूरत नहीं, संचार के माध्यम भी सुरक्षित है। इससे पकड़े जाने का खतरा कम हो गया है। टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि अब जासूसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे खुफिया एजेंसियों ने अपना काम भी एक तरह से आसान कर दिया। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन की सुविधा देते हैं। आप उनका इस्तेमाल करके बातचीत कर सकते हैं सीधा। यानी अगर आप किसी को मैसेज भेजें तो उसके अलावा कोई उसे पढ़ ही नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप तो ये खुद अपना प्रचार ये कहकर करता है कि इवन व्हाट्सएप कैन नॉट रीड योर पर्सनल मैसेज, यानी व्हाट्सएप भी आपके व्यक्तिगत मैसेज नहीं पढ़ सकता। ये डिजिटल युग है। जहां तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात है तो इनके जरिए एक बड़ी आबादी तक पहुंचा जा सकता है। किसी भी प्रोपेगेंडा को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे किसी को शक भी नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, इनसे संपर्क करना और मन मुताबिक पैसे देकर काम करवाना बहुत आसान है। कई लोगों को लगता है कि यूट्यूबर या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जासूसी जैसा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन यहीं पर सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि कई बार नादानी में या फिर जानबूझकर ऐसी जानकारियां दुश्मनों को दे दी जाती हैं जिसका वो फायदा उठाता है। हम आपको उदाहरण के तौर पर ज्योति मल्होत्रा के एक वीडियो को दिखाते हैं। पहलगांव बैसरन घाटी भी पहुंची थी। उसने घाटी में अपनी जो सैलानियों की मौजूदगी समेत कई अहम जानकारियां अपने ट्रैवल ब्लॉग में दे दी थी। दिसंबर 2024 में ज्योति मल्होत्रा पहलगांव गई थी। उसने यहाँ बैसरन घाटी का एक वीडियो भी बनाया और उसमें जानकारी दी। फिर मार्च 2025 में उसने पाकिस्तान का दौरा किया। फिर इसके अगले महीने यानी 22 अप्रैल को फिर पहलगांव में आप देखते हैं कि किस तरह से आतंकी हमला हो जाता है। 26 पर्यटक मारे गए थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस वीडियो को देखकर आतंकियों ने हमला किया होगा, लेकिन ये एक अनोखा इत्तेफाक है जिसमें वो पहले कश्मीर गई, फिर पाकिस्तान गई, फिर आतंकी हमला हुआ, फिर उसके बाद ज्योति के संबंध ISI पाकिस्तान हैंडलर्स दानिश के साथ पाए गए। वो खुलकर भारत सरकार पर सवाल खड़े करती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहती है, जबकि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, पहलगांव गई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि रेकी के लिए किसी पाकिस्तानी जासूस को पहलगांव जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, बल्कि ये सारा काम
अगर आप देखें तो पाकिस्तान के इशारे पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आराम से कर सकता है। सच यह है कि वीडियो ब्लॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पहुंच हर जगह होती है। कहीं भी आप कैमरा खोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, बिना किसी संदेह के सैन्य ठिकाने, संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर वो इसे वीडियोस बनाते हैं। अगर वाकई वो स्पाइंग कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो अपने हैंडलर्स के निर्देशों पर ये जासूस इन्फ्लुएंसर किसी भी जगह की खास जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, दुश्मन के काम आ सकती है। ये लोग अपनी वीडियो की जियो टैगिंग करके उसकी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं और कोड वर्ड्स के जरिए अपनी मैसेज भी ये पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी सैन्य ठिकाने की सुरक्षा में कितने सैनिक हैं, उनके पास कौन सी बंदूकें हैं, कितनी राउंड गोलियां हैं, इसकी जानकारी एक सामान्य से वीडियो में दी जा सकती है। और यही नहीं, जियो टैगिंग से उसकी लोकेशन भी बताई जा सकती है। इन वीडियोस के आधार पर दुश्मन देशों के लोग बारीक से बारीक चीजों का विश्लेषण करके एक हमले की योजना बना सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दुश्मन देश की जासूसी करने के आरोपों में पकड़ा गया। इससे पहले भी ऐसी ही एक घटना रशिया में साल 2020 में हुई थी। रशिया के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आंद्रे पायस पर देश की संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप लगा था। आंद्रे ने, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, आंद्रे ने रशिया के एक सैन्य ठिकाने की वीडियो बनाई थी, जिसमें उसने बंकर्स, रडार स्टेशंस, सबकी तस्वीरें ली थी। इसके बाद आंद्रे को उसकी इस हरकत के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए अगर आप जाने अनजाने सैन्य ठिकानों की तस्वीरें लेते हैं या सेना की मूवमेंट का वीडियो बनाते हैं, ये समझ लीजिए आप भी अपने देश को खतरे में डाल सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ किसी के निर्देश पर करते हैं तो फिर आपको संभलने की जरूरत है। आपको यह भी समझना होगा कि अगर कोई जानबूझकर ऐसी बातें आपसे पूछ रहा है तो वो दरअसल जानकारी इकट्ठा कर रहा है। वहीं पर फुल स्टॉप, नंबर ब्लॉक। बहरहाल इन सब पर तो हमारी नजर है ही कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है, छानबीन में क्या निकलता है।